हमारे देश में अक्सर ये बहस होती है कि हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाने में किसका ज्यादा रोल रहा है। हर कोई किसी का नाम लेता है और कोई किसी और का नाम ले लेता है, लेकिन इस बहस में उन किसानों को भी लोग भूल जाते हैं जो भारत की आजादी की लड़ाई की रीढ़ बने, जिन्होंने किसान सभाएं की और अंग्रेजों से सवाल किए। इनमें से 13,000 के नाम तो एक पत्थर पर लिख दिए गए, लेकिन उनके 61,000 साथियों का कोई नाम भी नहीं जानता। वो 13 लाख लोग थे जिनको हमारे देश से हजारों मील दूर भेज दिया गया था, और उनमें से बचे खुचे लोग जो वापस आ सके, वो जिन्होंने अंग्रेजों से मांगा था बराबरी का हक यानी आजादी। वो लोग जो सिर्फ नारे नहीं लगाते थे बल्कि अपना खून बहा कर आए थे, और जो उन्होंने देखा था वो अब उसका हिसाब भी मांग रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को पहला वर्ल्ड वॉर जिताने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जबकि उस लड़ाई से पर्सनली उनका कोई लेना देना नहीं था। ये उन जगहों पर अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे जिन जगहों का शायद कभी उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। जर्मनी, सेराजेवो, मेसोपोटामिया, इन सभी अनजान जगहों पर लड़ने के लिए कोई पंजाब से गया तो कोई यूपी में मेरठ से, कोई आया था नेपाल के तराई एरिया से तो कोई आया था गढ़वाल से, लेकिन सब एक बेगानी जंग का हिस्सा थे। जबकि उनका अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने खेत, सबको उनकी जरूरत थी। किसी ने तो लिखा भी था कि हम अंग्रेजों के काले सोने की रक्षा कर रहे हैं और हमारे अपने खेत सूखे पड़े हैं। लेकिन ये सभी लोग लड़ते रहे और जब लौटे तो इस उम्मीद के साथ कि स्वराज मिलेगा, लेकिन मिला क्या? धोखा और रॉलेट एक्ट। फिर शुरू होती है उनकी वो लड़ाई जिसका कोई जिक्र नहीं करता। तो सब पता चलेगा आपको इस वीडियो में, लेकिन पहले जरा उन लोगों को तो जान ले, वो 13 लाख लोग जो उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने खुद इनको गुलाम बना रखा था। उन्हें ना तो अच्छी फैसिलिटी दी गई और ना ही अच्छी बंदूकें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के गुलाम भारतीयों ने अंग्रेजों के लिए ही लड़ाई लड़ी? उनके साथ इस जंग में क्या हुआ? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1914 से और यह खत्म हुआ 1918 के आखिर तक। इस महायुद्ध की बुनियाद बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी और शायद भारत को इस जंग में शामिल करने की तैयारी भी काफी पहले से हो चुकी थी। 1902 से 1909 के बीच लॉर्ड किचनर ने इंडियन आर्मी को बदल कर रख दिया। उन्होंने बंगाल, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसीज की आर्मीज को मिलाकर एक आर्मी ऑफ इंडिया तैयार कर ली थी। लेकिन इस आर्मी को बनाने के पीछे भी एक खतरनाक सोच छिपी हुई थी। मार्शल रेसेस यानी लड़ाकू जातियों की थ्योरी। ब्रिटिश ऑफिसर्स का मानना था कि सिर्फ सिख, गोरखा और पठान ही जंग के काबिल हैं, लेकिन असल में ये एक साजिश थी। इतिहासकार हीदर स्ट्रीट्स अपनी रिसर्च मार्शल रेसेस में बताती हैं कि ये थ्योरी 1857 की लड़ाई के बाद जानबूझकर बनाई गई। ऑफ कोर्स पर्पस ये था कि इंडियंस एक ना हो जाए। 1857 में जो लोग लॉयल थे वो मार्शल रेस हो गए और जो अगेंस्ट हुए थे उन्हें वीक बताकर आर्मी से बाहर कर दिया गया। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लॉर्ड हार्डिंग ने इंडियन आर्मी को भी जंग में लड़ाने का ऐलान किया। इस दौरान बड़े पैमाने पर भर्ती भी की गई। 8 आने की दिहाड़ी के लालच में या फिर अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए नौजवानों की लाइनें लग गई। पंजाब के गांवों में ढोल नगाड़े बजते और भर्ती करने वाले ऑफिसर गांव-गांव घूमते। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का एक डार्क चैप्टर भी था जो शायद किसी को बताया नहीं गया। अंग्रेजों ने कई जगहों पर जबरन भर्ती की। इस जोश के पीछे एक कड़वा सच ये भी था कि कई जगह जबरन भर्ती हुई जिसने गांवों में विद्रोह की चिंगारी सुलगाई। डेविड ओमिसी जैसे हिस्टोरियंस ने ऐसे कई सिपाहियों के खतों को इकट्ठा किया है। एक गढ़वाली सिपाही अपने घर को लिखी चिट्ठी में कहता है, पिताजी वो ढोल बजाते हुए आए थे और हम अब उस आग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि सिर्फ अकेले एक सिपाही की हालत ऐसी नहीं थी, ऐसे कई सिपाही थे जिनकी कहानी आपको आगे पता चलती रहेगी। वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने इंडियन आर्मी को अलग अलग फ्रंट्स पर भेजने के लिए उन्हें इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के नाम से कोड किया। इन्हें फोर्स ए से लेकर फोर्स जी तक के ग्रुप्स में बांटा गया था। ये ग्रुप्स यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक में फैले हुए थे। इंडियन आर्मी को केवल एक फ्रंट पर नहीं बल्कि मेसोपोटामिया, मिस्र, ईस्टर्न अफ्रीका, गैलीपोली जैसे इलाकों में भेजा गया जहां की कंडीशंस बहुत ही खराब थी। सितंबर 1914 में जब फोर्स ए के इंडियन सैनिक फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह पर उतरे तो वहां का मंजर देखने लायक था। फ्रांस के लोग इन पगड़ीधारी लोगों को देखकर हैरान थे। वहां की औरतों ने इन सिपाहियों को रेशमी स्कार्फ भेंट किए, लेकिन यह खुशफहमी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी।
कुछ ही हफ्तों के अंदर इन सिपाहियों को येप्रेस की उन खाइयों में उतार दिया गया जहां मौत हर पल हर साए की तरह उनके साथ चल रही थी। कीचड़, हाड़ कपा देने वाली ठंड और ऊपर से बरसती जर्मन तोपें। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसी हालत में भी भारतीय सैनिकों के पास ना तो ढंग के सर्दियों के कपड़े थे, ना मॉडर्न लड़ाई लड़ने का कोई एक्सपीरियंस। फिर भी इंडियन सैनिकों ने वो करके दिखाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पहले वर्ल्ड वॉर में जहरीली गैसों का इस्तेमाल हुआ था और इंडियंस इसका बड़े पैमाने पर शिकार बने। तब 47वीं सिक्स और दूसरी कई इंडियन बटालियंस यहाँ पर मौजूद थी। इंडियन आर्मी के पास तब गैस मास्क नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने रुमाल या पगड़ी के कपड़ों को पानी में भिगोकर नाक पर बांधा ताकि जहर से बचा जा सके। लेकिन फिर भी कई सोल्जर्स इन गैस अटैक्स में मारे गए। ऐसे ही एक सिपाही थे खुदादाद खान। वो बेल्जियम में तैनात थे जब जर्मनी ने अटैक किया। इस अटैक में उनकी टीम के बाकी सभी लोग शहीद हो गए। फिर भी वो घायल होने के बावजूद अपनी मशीन गन चलाते रहे और जर्मन आर्मी को बढ़ने से उन्होंने रोक लिया। बाद में वो भारत के पहले सिपाही बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। उनकी बहादुरी ने पेरिस को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन ये दोस्तों कहानी का सिर्फ एक छोटा सा पेज है। असल में इंडियंस की बहादुरी पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मार्च 1915 में नवे चैपल की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मेरठ डिवीजन के जाटों और गढ़वालियों ने हमला बोला। यह हमला इतना भयानक था कि दुश्मन सेना की हालत खराब हो गई। गबर सिंह नेगी जैसे सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जर्मन खाइयों को भेद दिया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहां इंडियन सैनिकों ने मॉडर्न बैराज और तार काटने की टेक्निक का सामना किया, जबकि उनके पास कोई भी गैस मास्क तक नहीं थे। इस लड़ाई में 4200 भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन इनकी बहादुरी इस कदर फेमस हुई कि आज भी फ्रांस में इन इंडियन सोल्जर्स की कहानियां सुनाई जाती हैं। गैलीपोली में भी इंडियंस ने अपनी बहादुरी दिखाई। ये जगह आज टर्की में पड़ती है। जून 1915 में 29वीं ब्रिगेड के गोरखा और सिखों ने यहाँ पर खड़ी चढ़ाई की। पीटर स्टेनली की किताब डाई इन बैटल डू नॉट डिस्पेयर से पता चलता है कि यहाँ पर 1623 भारतीय शहीद हुए। ये लोग नरक जैसी हालत में थे, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने सप्लाई लाइन और बहादुरी से लड़ाई लड़ना जारी रखा। यहाँ पर एनजैक यानी ऑस्ट्रेलिया और जीलैंड के सैनिक भी लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पर और भारतीय सैनिकों की तरह वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। एनजैक के सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में यहाँ पर भाईचारे की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। यहाँ पर इंडियन खच्चर चालकों ने भारी गोलीबारी के बीच में दुर्गम पहाड़ियों पर रसद पहुंचाई थी। अब दोस्तों ये तो बात हो गई यूरोप की, लेकिन जंग एक बहुत बड़े लेवल पर यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही थी। ऐसी एक जगह थी मेसोपोटामिया। यहाँ पर 13,000 इंडियंस लड़ाई लड़ने आए थे। मेसोपोटामिया के दलदल में फंसने की वजह थी ऑयल। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के ऑयल रिजर्व को सेफ रखना ब्रिटिश नेवी के लिए लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था। इसके लिए इंडियन सैनिकों को फोर्स डी के तहत बसरा भेजा गया ताकि वो ब्रिटिश हुकूमत की इस नींव को बचा सके। इस दौर में एक सिपाही ने लिखा, हम उनके काले सोने की रक्षा कर रहे हैं जबकि हमारे अपने खेत सूखे पड़े। खैर, मेसोपोटामिया के रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप से इंडियन आर्मी परेशान हो गई। इस बीच उन्हें एक बड़ी ट्रेजेडी से भी गुजरना पड़ा। 1915 में कुत अल अमारा की घेराबंदी हुई। जनरल टाउनशेंड की जिद ने 13,000 सिपाहियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वहां भूख इस कदर हावी थी कि सिपाहियों को अपने ही घोड़ों का मांस खाना पड़ा। जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्हें हजारों मील पैदल चलाया गया। इस सफर में 1/3 सिपाही भूख और बीमारी से मर गए। इतिहासकार गॉर्डन कोरिगन इसे ब्रिटिश रसद और नेतृत्व की कमी सबसे बड़ी नाकामी बताते हैं। इन कहानियों के बीच दोस्तों कुछ ऐसे भी किस्से हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1918 में पैलेस्टाइन के मैदान में बैटल ऑफ मेगिदे हुई। इसे इतिहास की आखिरी सबसे बड़ी घुड़सवार लड़ाई माना जाता है। इसमें जोधपुर और मैसूर लांसर्स के सवारों ने नंगी तलवारें लेकर तुर्क सेना की मशीन गनों पर हमला कर दिया। 74 साल के सर प्रताप सिंह उस हमले की अगुवाई कर रहे थे। ये वो शौर्य था जिसे देखकर दुश्मन भी दंग रह गया। इस तरह भारत के सिपाही यूनियन जैक को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। लेकिन एक ऐसा डार्क चैप्टर भी इस इंडियंस की कहानी से जुड़ा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जो इंडियंस बहादुरी से लड़ रहे थे, अपने कॉलोनियल आका को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हुआ। अंग्रेजों ने घायल इंडियंस के इलाज के लिए अस्पतालों में सेग्रीगेशन की पॉलिसी अपनाई, यानी कि घायल इंडियन सोल्जर्स को कभी भी ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ नहीं रखा जाता था। उन्हें अलग नेटिव हॉस्पिटल्स में रखा जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ब्रिटेन का ब्राइटन पवेलियन, जिसे एक भव्य अस्पताल में बदला गया।
बाहर से अस्पताल बहुत ही आलीशान दिखता था ताकि दुनिया को लगे कि अंग्रेजों को इंडियंस की फिक्र है, लेकिन अंदर सैनिकों पर कड़ा पहरा रहता था। वो अस्पताल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते थे, जैसे कि वो मरीज नहीं है बल्कि कोई कैदी है। यही नहीं, डॉक्टरों की फाइलों में अक्सर लिखा जाता था कि इंडियंस के घाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर नस्ल के हैं। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते थे कि इंडियंस यूरोप की हाड़ कपा देने वाली ठंड और गीली खाइयों में बिना ढंग के गर्म कपड़ों के लड़ रहे थे। लेकिन भारत के सैनिकों ने जंग के दौरान सिर्फ मौत नहीं देखी, बल्कि उन्होंने यहाँ पर एक नई दुनिया भी देखी। जब वो फ्रांस और इंग्लैंड के गांवों में रहे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के किसान और मजदूर अपने हक के लिए खड़े होते हैं, वहाँ का समाज बराबरी की बात करता है। फिर जब ये सिपाही वापस लौटे तो इन्होंने भी अपने यहाँ बराबरी की बात करनी शुरू की। शाहिद अमीन जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इन लौटे हुए सिपाहियों ने ही किसान सभाओं और जमीनी स्तर पर आज़ादी के आंदोलन को धार दी। लेकिन इन सबके लिए ब्रिटेन का जवाब क्या था? जंग जब खत्म हुई तो भारतीयों को उम्मीद थी कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस या स्वराज की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसी उम्मीद में भर्ती को सपोर्ट भी किया था, लेकिन बदले में मिलता है रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने बिना दलील बिना वकील किसी को भी जेल भेजने की ताकत दे दी। और जब इसके खिलाफ पंजाब में अमृतसर में लोग जमा हुए तो जलियांवाला बाग का वो डार्क चैप्टर आया। ये अपने आप में कितना भयानक है कि जो सिपाही दुनिया भर में ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा कर रहे थे, उन्हीं के भाइयों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। जूडिथ ब्राउन अपनी किताब गांधीज राइज टू पावर में लिखती हैं कि इसी धोखे ने गांधी जी को सत्याग्रह के रास्ते पर पूरी तरीके से खड़ा कर दिया। अब सवाल आता है कि उन 13 लाख लोगों को जंग में शामिल होने से क्या मिला? 274 लाख लोगों की इस जंग में मौत हुई जो कभी वापस नहीं आ पाए। लाखों लोग घायल हुए जो कभी कोई काम करने लायक नहीं बचे। हजारों लोग लापता हो गए जिनका कभी कुछ पता भी नहीं चल पाया। ब्रिटेन ने अपनी जीत का जश्न जरूर मनाया, लेकिन भारत के सैनिक फिर उसी जगह पर पहुंच गए जहां उनको भेदभाव झेलना था और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता देखनी थी। जिन इंडियन सोल्जर्स ने अंग्रेजों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उन्हें अंग्रेजों ने कभी भी अपने बराबर नहीं समझा। ब्रिटिश हुकूमत ने इन सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट जरूर बनवाया, जिसको लोग आज जाकर देखते भी हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना फायदा देखा। 13,000 से ज्यादा सैनिकों के नाम तो खुदवा दिए गए, लेकिन उन नामों को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। यह स्मारक उनकी वीरता का कम बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का विज्ञापन ज्यादा था, जिसने लाखों इंडियंस को अपने एम्बिशंस की आग में झोंक दिया। ब्रिटेन ने कुछ चुनिंदा सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस जैसे मेडल देकर दुनिया को ये दिखाया कि वो कितने लिबरल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जंग में एक इंडियन सूबेदार से ज्यादा हैसियत एक नौसिखिए ब्रिटिश सिपाही की थी। इंडियंस को कभी भी किंग्स कमीशन यानी हाई रैंक ऑफिसर के बराबर नहीं माना गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटेन ने कभी इस बात की माफी नहीं मांगी कि उन्होंने हजारों भारतीयों को जबरन या धोखे से आर्मी में भर्ती किया। इंडिया गेट असल में एक सिनेमैटिक क्लोजर था। इसे उस कड़वे सच को ढकने के लिए बनाया गया कि भारत के बेटों ने एक ऐसी जंग लड़ी जो उनकी अपनी थी ही नहीं। अंग्रेजों का वादा था कि वो भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने जंग जीतने के बाद छल किया। भारतीय सिपाहियों ने देखा कि जिस लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए वो यूरोप में लड़ रहे थे, वही आज़ादी उनके अपने घर में उनको नसीब ही नहीं थी। इससे कड़वाहट पैदा हुई अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की। इतिहासकार शाहिद अमीन के हिसाब से ग्रामीण भारत के सैनिकों के लौटने का मतलब था पूरी दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेकर आने वाले लोगों का गांव में पहुंचना। इस जंग ने इंडियन सोसाइटी पर काफी असर डाला। इस जंग के चलते कुछ हद तक जो जातिगत जो कास्ट लाइंस थी वो भी धुंधली पड़ी, क्योंकि ये सैनिक फ्रांस की ट्रेंचों में एक ही बर्तन से पानी पीने को, एक ही कंबल में रात काटने को मजबूर थे। इस तरह से मार्शल रेसेस की जिस थ्योरी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी, उसी ने उन्हें आगे चलकर एकजुट करने का काम भी किया। इस नई यूनिटी के बाद अंग्रेजों को चैलेंज किया गया। तो दोस्तों, मेरा मकसद की यही था कि जब आप वर्ल्ड वॉर की बात करो ना, तो अब से हमेशा ये याद आए कि वॉर में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इन 13 लाख नायकों को वो सम्मान दे पाए जिसके वो हकदार थे? क्या उन बलिदान का सिर्फ एक कॉलोनियल फुटनोट बनकर रह जाएगा? क्या ये जितने भी लोग मारे गए या जितने भी लोगों ने उस वॉर में कंट्रीब्यूशन दिया था, उनका बलिदान सिर्फ एक कॉलोनियल फुटनोट बनकर रह जाना चाहिए? शायद नहीं। इतिहास के जितने भी पन्ने हैं ना, वो गवाही देते हैं कि जब दुनिया बदलती है तो उसमें उन लोगों का खून सबसे ज्यादा बहा है जिनका उस झगड़े से शायद कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली।
आज जब हम पीस की बात करते हैं तो हमें उन भारतीय सिपाहियों को ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने बेगानी जंग में अपनी पूरी लाइफ छोड़ दी। उनका बलिदान हमें एक चेतावनी देता है कि जंग कभी भी लास्ट रेजोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ बर्बादी का एक नया चैप्टर होता है जो फिर से खुल जाता है, नए तरीके से खुल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सैनिकों की जो भारत के थे लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत का झंडा पकड़कर दुनिया के दूसरे देशों में लड़ने गए और उनके साथ वहां पर क्या क्या हुआ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।